A very good day to everyone. This is Ankita Arora. Now starting next lecture, that is PAMLA, Prevention of Money Laundering Act 2002. Right? अगेन सेइंग दिस थिंग, अगर आपको यहाँ पे ये ऑडियोज़ कहीं पे नहीं मिलते हैं तो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी सारे ऑडियोज़ डले हैं। और जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं और उन्हें पीडीएफ वगैरह किसी भी चीज़ का चाहिए होता है तो आपके पास टेलीग्राम पे स्टडी मेड ईजी का चैनल है, वहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करके सारे के सारे एनालिसिस पेपर के जो है पीडीएफ है वो सारी चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द पामला। पामला में क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम इकोनॉमिक लॉ का कोई भी चैप्टर कर रहे होंगे उसका ऑब्जेक्टिव करना हमारा कर्म और धर्म होने वाला है। हम आंसर में सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव लिख के कंपलसरी आने वाले हैं। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? तो प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सबसे पहले ये ऑब्वियसली किसे प्रिवेंट करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग को। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। देन ये क्या करेगा, कॉम्बैट करेगा चैनलाइजिंग ऑफ मनी इनटू इलीगल एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक क्राइम। देखो भाई, सीधी सी बात है, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रिवेंशन करेगा और कोशिश करेगा कि इलीगल एक्टिविटी या इकोनॉमिक क्राइम में मनी क्या ना हो, नहीं इन्वॉल्व हो पाए। तो कॉम्बैट द चैनलाइजिंग ऑफ मनी इनटू इलीगल एक्ट और इकोनॉमिक क्राइम। फिर जो भी प्रॉपर्टी आप इन प्रोसीड ऑफ क्राइम से खरीदते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ इन्वॉल्व इन और दैट इज़ यूज्ड इन द प्रॉपर्टी दैट इज़ taken from, that is purchased from the proceed of crime or that is involved in the crime, इसे क्या किया जाता है, कॉन्फिस्केशन। मतलब दोनों प्रॉपर्टी जो यूज़ होने वाली है क्राइम में या फिर वो क्राइम से आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, दोनों का कॉन्फिस्केशन हो सकता है। तो कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रोसीड ऑफ क्राइम और इन्वॉल्व इन द क्राइम, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है। ये क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये ऑब्जेक्टिव है। फिर इससे रिलेटेड कोई भी मैटर्स वगैरह होंगे इंसिडेंशियल और देयर विद, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी ऑब्जेक्ट क्या है, इनको भी क्या करना, देखना करना किसका ऑब्जेक्ट हो गया, हमारे पामला का ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, देन प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी derived from और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, देन मैटर्स कनेक्टेड और इंसिडेंशियल डेयर, तो ये भी सारे यहाँ पे क्या होते हैं, डिसाइड वगैरह होते हैं। ऑब्जेक्टिव इतना ही है, हम हर आंसर में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव ज़रूर लिखेंगे जब इकोनॉमिक लॉ आता है। नाउ व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग? सबसे पहले डेफिनेशन का पार्ट मनी लॉन्ड्रिंग में बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। What do you mean by money laundering? So first thing, section number 2, subsection 1, clause P. Am I required to learn this section? For this chapter, I would prefer, yes, you should learn the definition का sections. अब मैम कैसे याद रहेगा? देखो, P for prevention of money laundering है, तो money laundering की जो clause है वो भी P वाला ही है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज पी जो कहता है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज पी, मनी लॉन्ड्रिंग हैव बीन, द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैव बीन असाइंड इन सेक्शन नंबर 3। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ असाइन है, सेक्शन 3 में। ना व्हाट इज सेक्शन 3? सेक्शन 3 में क्या बोला है, तो सेक्शन 3 मीन्स whosoever directly indirectly indulge, कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्ट कर रहा है कि वो इंडल्ज हो पाए, या फिर नोइंगली असिस्ट और नोइंगली अ पार्टी और एक्चुअली इन्वॉल्व इन द प्रोसीड or actually involved in the procedure or activity related to the proceed of crime, that include concealment, that include acquisition, that include use and claiming or projecting it as an untended property, ये ही क्या है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। अगेन मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग होगी whosoever, कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्ट कर रहा है इंडल्ज होने में, या फिर नोइंगली असिस्ट करता है, नोइंगली पार्टी है, और एक्चुअली इन्वॉल्व है किसमें, ऐसी कोई प्रोसेस, ऐसी कोई एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है, प्रोसीड ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, दैट इंक्लूड व्हाट, कंसीलमेंट, दैट इंक्लूड
your possession, your acquisition, use, and claiming or projecting it as an untainted property is an offense that has been covered in money laundering. अब ये जो कोई भी प्रोसेस होती है या कोई एक्टिविटी होती है जो प्रोसीड ऑफ क्राइम से रिलेट करती है, ये कंटिन्यू तब तक होगी जब तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन को इस प्रोसीड ऑफ क्राइम का क्या मिल रहा है, एन्जॉयमेंट मिल रहा है, तब तक क्या होगा, ये एक्टिविटी कंटिन्यू कहलाएगी. नाउ just remember one thing, what you should remember while doing sections of money laundering. मैंने जब मेंटरिंग ले रही थी स्टूडेंट्स को बोला मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन लिखने को, आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशंस नहीं लिख सकते. यू कैन नॉट राइट द डेफिनेशन इन योर ओन लैंग्वेज. इट हैज़ टू बी कंपल्सरीली, मैंडेटरीली, इट हैज़ टू बी इन द लैंग्वेज व्हाट हैज़ बीन गिवन ओवर इन बुक. अपनी लैंग्वेज में लिखोगे शायद 1 नंबर मिलेंगे 4 में से, शायद. आई एम सेइंग माइट बी, यहाँ पे शेल नहीं है, तो इसलिए एज इट इज़ लिखना है. एंड कोशिश करना है इसको पैराग्राफ फॉर्म की जगह आप क्या करो, जो हु सो एवर लिख दिया ना, हु सो एवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फिर अटेम्प्ट टू इंडल्ज, ताकि वो फोकस दिखे. फिर नोइंगली असिस्ट, नोइंगली पार्टी, ये चीज़ें फोकस करवाने वाली होती है. आप इसे पॉइंटर्स में लिख सकते हो, बट यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट लैंग्वेज. अब ये जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज पी, इस पे है क्वेश्चन. तो अब मैं साथों साथ इनसे क्या करती जाती हूँ, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के आपके साथ क्या करती जाऊँगी, सेक्शंस भी डिस्कस, क्वेश्चंस जो आपके एमटीपी आरटीपी के हैं वो भी क्या करती जा रही हूँ, डिस्कस करते जा रही हूँ. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज करो एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक पर्सन है, उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जितनी भी न्यू फाइल्स आएंगी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वो आप उस फाइल को डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या करेंगे, चेक करेंगे. अगर डॉक्यूमेंट एंड फाइलिंग कंप्लीट है तो नेक्स्ट लेवल पे आप मूव करेंगे फॉर द प्रोसीडिंग्स. यहाँ पे अब ये जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, सपोज राजू है, राजू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. राजीव, उस एरिया में उन्होंने क्या किया है, राजीव है, मिस्टर राजीव, दे हैव परचेस्ड अ न्यू फ्लैट इन द एरिया, और ये फाइल उन्होंने राजू को दी कि ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट, ये रही हमारी फाइल, आपको यहाँ पे क्या करना है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाना है. अब राजू ने कम्युनिकेट किया कि देयर इज सर्टेन डिस्क्रिपेंसी इन द फाइल एंड डॉक्यूमेंट में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, एंड इनडायरेक्टली कम्युनिकेट किया. इनडायरेक्टली क्या कम्युनिकेट किया कि वो प्रोसीडिंग्स आगे पहुंचा सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स को आगे पहुंचा सकते हैं, बट ही विल बी नीडिंग 2 लाख रुपीज़. फॉर दिस राजीव हैव गिवन 2 लाख रुपीज़ टू राजू, ताकि उनकी फाइल आगे क्या हो पाए, प्रोसीड हो पाए. इज इट मनी लॉन्ड्रिंग? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? सो वॉट वुड बी योर आंसर? आई थिंक यू शुड कमेंट ओवर हेयर, ताकि क्योंकि ये क्या है, आप एग्जाम में भी लिख के आओगे. एक बार कमेंट में लिखो आपका आंसर क्या होगा. उसके बाद आपको लिख लिया ना, गलती अगर कर ली तो समझ में आएगा कि अच्छा ये हमको एग्जाम में ये ऐसा नहीं करना. ये सारे एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे. तो अगर आपका आंसर है कि नो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है, तो योर आंसर इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमने अभी अभी डेफिनेशन की है, और डेफिनेशन में क्या बोला है, देखो ब्राइब देना इज़ व्हाट, ब्राइब मतलब क्या है कि आप क्या है, ऑनलाइन तो ब्राइब दोगे नहीं, राइट, ऑनलाइन तो नहीं चल रहा है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग. और यहाँ क्लियरली क्या लिखा है, एनी पर्सन हु इज़ नोइंगली अ पार्टी टू एन ऑफेंस, नोइंगली अ पार्टी टू एन ऑफेंस. तो यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है, आइदर लैंडिंग और एक्सेप्टिंग द ब्राइब, चाहे वो ब्राइब दे रहा हो, सामने वाला ब्राइब ले रहा हो, तो यहाँ पे नोइंगली दे आर पार्टी टू एन ऑफेंस ऑफ लैंडिंग एक्सेप्टिंग द ब्राइब. सो दिस इन दिस केस बोथ आर गिल्टी, दोनों की दोनों ही गिल्टी हैं. एंड इफ़ दे आर गिल्टी तो व्हाट वुड बी द पेनाल्टी, उनको जो इम्प्रिजमेंट वगैरह है, फाइन है, वो कितना लगेगा. तो इन दैट केस हमारा सेक्शन 4 आएगा, और सेक्शन 4 बोलता है कि मिनिमम रेग्रेस इम्प्रिजमेंट उनको नॉट लेस देन 3 years, दैट में एक्सटेंड टू 7 years. रेग्रेस इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 3 year लिखना ज़रूरी है, नॉट लेस देन 3 year, which may extend to how much, 7 years, and fine without limit लग जाएगा. दिस वॉज रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन. उससे रिलेटेड क्या है, यहाँ टॉपिक से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन आया था. फिर इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं
सेकेंड इज व्हाट, अ प्रोसीड ऑफ क्राइम. अब डेफिनेशन जो है हमारी प्रोसीड ऑफ क्राइम, आई एम सेइंग यू हैव प्रोसीड ऑफ क्राइम. मैं बोल रही हूँ यू हैव प्रोसीड ऑफ क्राइम. मैम इतना यू पे क्यों फोकस कर रहे हो, तो समझ जाओ जब पी पे फोकस करवाया था तो पी से प्रिवेंशन था, यू से यू हैव प्रोसीड ऑफ क्राइम. यस, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज यू हैव प्रोसीड ऑफ क्राइम. और प्रोसीड ऑफ क्राइम किस फॉर्म में हो सकती है? इट कुड बी अ प्रॉपर्टी. ओके, तो प्रोसीड ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी, मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव ऑब्टेन, चाहे डिराइव की हो ऑब्टेन की हो बाय एनी पर्सन. किसी भी पर्सन ने क्या किया है, प्रॉपर्टी वेदर डिराइव की है या ऑब्टेन की है, डिराइव की है या ऑब्टेन की है प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन ने, किससे? शेड्यूल्ड ऑफेंस को करके. तो यहाँ पे हमें लिखना होगा प्रोसीड ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी दैट हैव बीन डिराइव्ड or obtained directly indirectly by any person as a result of criminal activity, as a result of what? Criminal activity that relates to scheduled offense, that relate to what? Scheduled offense, or value of such property, or value of such property whether the property is taken or held outside India, or the value equivalent to the property held in or outside India. तो प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है? प्रॉपर्टी हो सकती है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन ने डिराइव ऑब्टेन की हो, या फिर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी भले ही वो इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो, तो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो इंडिया में है या बाहर है उसके इक्विवेलेंट जो है वो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम ही रहेगा. देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, आप बोल रहे हैं येस वी हैव प्रॉपर्टी, येस वी हैव, आई सेड यू हैव प्रोसीड ऑफ क्राइम, यू आर सेइंग येस वी हैव प्रॉपर्टी. तो दैट मीन्स वी, पी प्रिवेंशन था, ठीक है, प्रिवेंशन मतलब वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन है. यू हैव प्रोसीड ऑफ क्राइम, येस वी हैव प्रॉपर्टी. तो वी मतलब वी लिखना है आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज वी, दैट इज प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्रॉपर्टी मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, whether movable, immovable, corporeal, incorporeal, whether tangible, intangible, and it includes what? It includes instrument. It includes what? Instrument, deed or instrument that evidence the title or interest in a property और असेट वेर एवर लोकेटेड, जहाँ पे भी लोकेटेड है प्रॉपर्टी, लेकिन उसका इंटरेस्ट या फिर उसमें जो भी टाइटल है वो एविडेंस हो रहा है उस डीड या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल हो, या फिर कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, तो दैट इज़ व्हाट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में दिया है, दैट इज़ प्रॉपर्टी. नाउ अगेन क्वेश्चन ऑन दिस. यहाँ पे प्रॉपर्टी में एक चीज़ और याद रखना, प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी भी होती है जो प्रोसीड ऑफ क्राइम से परचेस की हो, और प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी भी होती है दैट इज़ इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग के काम करने के लिए, ऑफेंस, शेड्यूल्ड ऑफेंस करने के लिए इस प्रॉपर्टी को आपने क्या किया है? यूज़ किया है. इफ़ द प्रॉपर्टी हैव बीन यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो भी क्या हो जाएगी? दैट इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी. उसका भी अटैचमेंट हो सकता है, वो प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी होगी. अगेन द क्वेश्चन ऑन दिस. अब इस पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सपोज करो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स किस चीज़ में इन्वॉल्व थे? स्मगलिंग में. मिस्टर एक्स किस में इन्वॉल्व है? मिस्टर एक्स इज इन्वॉल्व इन स्मगलिंग, एंड स्मगलिंग के लिए ही इज़ यूजिंग द कार, उनकी कार को वो यूज़ करते हैं. देन हमारे ऑफिसर्स को पता चलता है दैट कार इज़ बिन यूज्ड इन स्मगलिंग, कब स्मगलिंग में यूज़ हो रही है कार, और हमारा जो ऑफिसर है वो क्या करना चाहता है? उस कार को अटैच करना चाहता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अटैच? अटैच मतलब इसका क्या नहीं कर सकते आप? किसी तरह से कन्वर्जन नहीं कर सकते, इसको आप सेल नहीं कर सकते, मतलब डीलिंग कुछ नहीं हो सकती आपकी इस चीज़ में, तो उन्हें अटैच करना है. तो क्या ये वैलिड है? तो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू येस, कोई भी प्रॉपर्टी जो प्रोसीड ऑफ क्राइम के थ्रू उसके पैसे से खरीदी हो, या फिर वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो किसमें? मनी लॉन्ड्रिंग में, बोथ इज़ व्हाट? बोथ इज़ प्रॉपर्टी. तो इसका मतलब ये अटैचमेंट वैलिड है. इस पॉइंट पे भी आपका एक क्वेश्चन है कार स्मगलिंग से रिलेटेड. नाउ इसके बाद कौन सा हमारा डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट आता है? तो इसके बाद जो हमारी डेफिनेशन है जिससे मैं बोलूँगी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, दैट इज़
पेमेंट सिस्टम, डायरेक्टली आया है पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो इट इज़ लीस्ट चांसेस कम है कि अब पेमेंट सिस्टम पूछेंगे, बट इस पेमेंट सिस्टम पे क्या है क्वेश्चन है, इस पेमेंट सिस्टम पे भी क्या है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि व्हाट इज़ पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या है? पेमेंट सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जो हेल्प करता है, एनेबल करता है। किस चीज़ को हेल्प या किस चीज़ में एनेबल करता है? तो पेमेंट सिस्टम अनेबल्स द पेमेंट बिटवीन पेयर एंड बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरी एज वेल एज पेयर के बीच में क्या करता है? हेल्प करता है पेमेंट करने में, either through clearing, either through settlement service or payment, or all of them. So payment system enables the payment between the payer and the beneficiary, payer and payer and beneficiary, ठीक है। तो यहाँ पे it enables the payment between the payer and beneficiary, either involving clearing, payment or settlement service or all of them. अब ये जो पेमेंट सिस्टम है डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकता है, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन हो सकता है, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशन हो सकता है, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशन हो सकता है, किसी भी तरह का ऑपरेशन पेमेंट सिस्टम में क्या है? इंक्लूडेड है। किसी भी तरह का ऑपरेशन क्या है? पेमेंट सिस्टम में आपकी क्या हो जाता है? इंक्लूड कर लिया जाता है। नाउ इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा पेमेंट सिस्टम हो गया। पेमेंट सिस्टम के बाद हमारा आता है इंटरमीडियरी की डेफिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडियरी इज़ अगेन लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट। इसे याद करने में ज़रूर टाइम लग सकता है, बट यू हैव टू डू दिस। तो इंटरमीडियरी मतलब क्या? इंटरमीडियरी मीन्स एनी intermediary means any type of stockbroker, sub broker, then your banker to issue, trustee to the trust, registrar to issue, or any of the intermediary that is involved in what? Any of the intermediary that is involved in security markets, ठीक है। इसके बाद any of the intermediary involved in security market that has been mentioned, that has been governed in SEBI Act 1992. Then any association that has been recognized in Forward Contract Act 1952 and the members of the association. Then any intermediary registered under Pension Fund Regulatory Department Authority or recognized stock exchange referred in सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये सारे आपके क्या हैं? इंटरमीडियरी है। हियर यू हैव टू लर्न द वर्ड्स। जैसे इंटरमीडिएट स्टार्ट होता है तो स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, देन योर मर्चेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये सारे के सारे वहाँ पे क्या आते हैं? बहुत सारे नाम लिखे हैं, वो नाम को आपको याद करना है, फिर ये एक्ट याद करने हैं। सेबी एक्ट में है, फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1952 में है, देन पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, देन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये सारे नाम यू हैव टू लर्न। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इसके बाद इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक बार आपको क्रॉस बॉर्डर का क्या करना है? डेफिनेशन पढ़नी है, दैट इज़ ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर। इसका मतलब ये है कि सपोज़ इंडिया के बाहर जाके आप कोई ऑफेंस करते हैं और अगर वो ऑफेंस आपने इंडिया में किया होता तो उसे शेड्यूल्ड ऑफेंस माना जाता, और अगर ये पर्सन क्या कर रहा है? इंडिया में कोई भी प्रोसीड ऑफ क्राइम सेंड कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। एंड सेकेंड यह है कि अगर इंडिया में ही क्या है? ऑफेंस किया है, दैट इज़ अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। इवन यू अटेम्प्ट टू ट्रांसफ़र, यहाँ पे अगर आप सिर्फ अटेम्प्ट भी कर रहे हो ट्रांसफ़र करने का, ऊपर क्या था? आपने एक्चुअल में ट्रांसफ़र कर दिया है प्रोसीड ऑफ क्राइम, यहाँ पे वन अटेम्प्ट टू ट्रांसफ़र और एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीड ऑफ क्राइम, ये भी क्या है? क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन ही कहा जाएगा। So this was some relevant definition. Again a relevant definition was reporting entity. Reporting entity मतलब banking institution, reporting entity का मतलब financial institution, intermediary and person doing designated business or profession. Person doing what? Designated business or profession. So this is what the definition. वैल्यू कभी भी आती, इसके बाद एक डेफिनेशन आपकी बेनिफिशियल ओनर की है। बेनिफिशियल ओनर मीन्स
ऐसा कोई भी इंडिविजुअल. बेनिफिशियल ओनर मीन्स इंडिविजुअल दैट हैव अल्टीमेट कंट्रोल और ओन. Individual who have ultimate control or own client of reporting entity. reporting entity अभी हमने किया banking हो सकता है, banking institution, financial institution, intermediary या person doing designated business on profession. So any person, any individual who has ultimate control or own whom client of the reporting entity या फिर on behalf of whom the transaction has been undertaken or person who exercise the ultimate effective control. These are the keyword: ultimate effective control, ultimate own or control. So here they are saying or the person who has ultimate effective control over the jurisdiction person is known as beneficial owner. This kind of question you would find directly एक दो नंबर की definition के form में they might ask, तो that's why it was important to cover it up. तो definition वाला part हमारा पामला का यहाँ पे क्या होता है, complete होता है. Now moving toward what? Section number 4. Section number 4 is what? Section number 4 is about the punishment. तो section number 4 बोलता है person who commits offense of money laundering. Person who commits the offense of money laundering shall be punishable with a rigorous imprisonment of 3 years, not less than 3 years, and which may extend to 7 years, and fine. And लिखना है और and लिख के box करना है. That means you are highlighting this thing. And rigorous and fine without limit. और अगर ये जो offense of money laundering है, it belongs to paragraph 2 part A. Paragraph 2 Part A. Paragraph 2 Part A of Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act. अगर Part A, Paragraph 2 Part A, Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, Narcotic Drugs और Psychotropic Substance Act 1985 अगर इसको बिलोंग करता है देन पनिशमेंट, तो यहाँ पे क्या होगी, पनिशमेंट होगी कितनी, नॉट लेस देन 3 years, which may extend to 10 years, and fine without limit, and a fine without limit. Now after that, section 5, that is attachment of the property that is involved in money laundering. A very important section, that is attachment of property involved in money laundering, and we will be discussing lot of question on this that has been asked by the institute. अच्छा, अब इससे पहले हम लोग क्या करें, क्वेश्चन करें रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग योर अटैचमेंट एंड उसका सेक्शन समझे. अभी इससे पहले एक क्वेश्चन जो ऐसा बोलते हैं, एक फार्मर है, फार्मर का सन है, दैट इज इन्वॉल्व इन एम्ब्लेसमेंट, दैट इज इन्वॉल्व इन एम्बेजलमेंट ऑफ ओपियम. ओपियम के एम्बेजलमेंट में ही इज इन्वॉल्व, मतलब चोरी चकारी में इन्वॉल्व है ओपियम के. तो व्हाट वुड बी द पनिशमेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछ के रखा है. तो पनिशमेंट इज व्हाट, इट इज कवर्ड इन पैराग्राफ 2 पार्ट ए नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट. सो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. तो यहाँ पे नॉट लेस देन 3 year, दैट में एक्सटेंड टू 10 year, एंड फाइन विथ नो लिमिट. यही क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा. देन इसके बाद क्वेश्चन, इस पे सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है बी रिपीटेड, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन वाज रिपीटेड. और उसको इस तरह से पूछा था, ये पर्टिकुलर ऑफेंस दैट हैव बीन, उसमें ये ओपियम वगैरह नहीं दिया, उसमें पर्टिकुलरली बोला था देयर इज एन ऑफेंस दैट इज कवर्ड इन पैराग्राफ 2 पार्ट ए. बोल दिया पैराग्राफ 2 पार्ट ए में कवर्ड है, तो यू हैव टू क्लिक कि अच्छा पैराग्राफ 2 पार्ट ए दैट इज नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. तो यहाँ पे दैट इज एन ऑफेंस दैट इज कवर्ड है. तो 3 to 10 years तक की क्या है यहाँ पे पनिशमेंट होने वाली है, दैट यू हैव टू राइट ओवर देयर. Now section number 5, a very very important section, section number 5, attachment of property. Attachment of property that has been involved in section number 5. of section number 5 में ये जो attachment of property है, what do you mean by the term, first of all what do you mean by the term attachment? attachment का मतलब क्या होता है, तो attachment का means क्या है, that you give a prohibition. प्रोहिबिशन है यहाँ पे, किस चीज़ पे प्रोहिबिशन है, दैट यू कैन नॉट
कन्वर्ट द प्रॉपर्टी, प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्जन हो सकता है, प्रोहिबिशन ऑन मूवमेंट हो सकता है, prohibition on disposition, prohibition on transfer. That means any kind of conversion, movement, disposition, transfer, prohibition है वहाँ पे, तो that is known as attachment. उसे क्या बोलते हैं हम? attachment. तो now अटैचमेंट मतलब क्या? हाँ, यहाँ पे देर इज एन ऑर्डर दैट यू कैन नॉट, यू आर प्रोहिबिटेड टू डील इन दैट असेट. देर इज वॉट? अटैचमेंट दैट यू आर प्रोहिबिटेड टू डील इन दैट असेट. नाउ हु कैन अटैच द प्रॉपर्टी एंड वॉट आर द कंडीशंस एंड फॉर हाउ मच टाइम? important concept. Who can attach the property? Property can be attached by director. Director not below the rank of deputy director. Either director himself or if the director is authorizing this power, delegating this power to someone else, then the person should not be below the rank of deputy director. Person should not be below the rank of deputy director. तो सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कौन करता है? डायरेक्टर. क्या डेप्यूटी डायरेक्टर से नीचे के रैंक हो सकती? नहीं हो सकती. अटैचमेंट कितने टाइम के लिए होता है? यहाँ पे अटैचमेंट होगा 180 डेज. दैट इज़ अ प्रोविजनल अटैचमेंट. 180 डेज का अटैचमेंट होगा. दैट इज़ व्हाट? अ प्रोविजनल अटैचमेंट. तो यहाँ पे हमने अभी जो वर्ड बोला कि डायरेक्टर क्या करेगा? अटैचमेंट कर सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट फॉर 180 डेज. अभी ही यहाँ पे इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमें दे के रखा है वो क्वेश्चन क्या है? एक पर्सन है, पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है ऐसा लगता है. पर्सन ने क्या किया है? मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है ऐसा डायरेक्टर को रीज़न टू बिलीव है. तो डायरेक्टर ने क्या किया? असिस्टेंट डायरेक्टर ने उसकी प्रॉपर्टी क्या कर ली है? उसकी प्रॉपर्टी पे प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर दिया. यहाँ पे जो पर्सन है उसने क्या किया है? ही इज़ अगेंस्ट, वो मान नहीं रहा है ऑर्डर. वो बोल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी आप प्रोविजनली अटैच नहीं कर सकते हैं. वैलिडिटी क्या है? तो इफ़ यू हैव नोटिस वन थिंग दैट इट इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर हु हैज़ गिवन द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट. असिस्टेंट डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया है प्रोविजनल अटैचमेंट का. हाउएवर दिस प्रोविजनल अटैचमेंट कैन नॉट बी डन बाय एन असिस्टेंट डायरेक्टर बिकॉज अटैचमेंट कुड बी डन आइदर बाय द डायरेक्टर और अ पर्सन बिलो द रैंक ऑफ और अ पर्सन बिलो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर. तो यहाँ पे अटैचमेंट जो है उसका नोटिस गलत अथॉरिटी की तरफ से आया है. तो यस, यहाँ पे प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं हो सकता है. तो ये एक काइंड ऑफ क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन अटैचमेंट से रिगार्डिंग यही है कि यहाँ बोला है कि डायरेक्टर प्रोविजनली अटैच करेंगे अगर डायरेक्टर के पास रीज़न टू बिलीव है. डायरेक्टर के पास क्या है? डायरेक्टर इज हैविंग रीज़न टू बिलीव. नाउ दिस रीज़न टू बिलीव मतलब क्या? एक कॉन्क्रीट रीज़न होना चाहिए बिल्कुल कि हाँ भाई ऐसा हुआ ही होगा. रीज़न टू बिलीव कॉन्क्रीट होगा कि मियर नेक्सस भी चलेगा. मियर नेक्सस का मतलब क्या है? देयर इज़ अ नेक्सस. सिर्फ आपको क्या है? एक लिंक मिली है. इस लिंक से ऐसा पता चलता है कि प्रॉपर्टी को अटैच कर लेना चाहिए. सो वेयर क्वेश्चन ये है मियर नेक्सस बिटवीन द अटैच्ड प्रॉपर्टी वेदर इट क्वालिफाइज फॉर प्रोसीड ऑफ क्राइम. जस्ट नेक्सस लग रहा है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो क्या हम उसे प्रोसीड ऑफ क्राइम बोल देंगे? अभी ये प्रूफ भी नहीं हुआ है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है या नहीं. तो क्या पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग, सपोज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अक्यूज हो भी गई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का नेक्सस है नहीं हमें नहीं पता अभी. तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जस्ट एक नेक्सस किसी चीज़ का अगर आपको मिल जाए तो क्या इस नेक्सस के बेसिस पे अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकता है? तो यस, इट इज़ सफिशेंट. एग्जैक्टली, इट इज़ सफिशेंट फॉर एन अटैचमेंट. ज़रूरी नहीं आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ होना चाहिए. एक नेक्सस भी अगर डायरेक्टर के पास है तो दैट इज़ अ सफिशेंट थिंग फॉर अटैचमेंट ऑफ दी प्रॉपर्टी. दैट इज़ व्हाट अ सफिशेंट थिंग फॉर अटैचमेंट ऑफ दी प्रॉपर्टी. तो चलो, सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर अटैचमेंट कर सकते हैं 180 डेज़ के लिए कर सकते हैं. डायरेक्टर के पास क्या होगा? रीज़न टू बिलीव होगा. डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए? हमारे रीज़न टू बिलीव होना चाहिए. चलो ठीक है. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन 180 डेज़ पे भी पूछ के रखा है इंस्टीट्यूट ने. एक और क्वेश्चन किस पे पूछा है? 180 डेज़ पे भी पूछा है.
इन्होंने MCQ दिया और MCQ में आपसे ये पूछा है कि सपोज यहाँ पे डायरेक्टर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट प्रोसीड ऑफ क्राइम से ली गई प्रॉपर्टी सामने वाले पर्सन के पास है, तो कितने टाइम के लिए वो क्या कर सकता है, अटैचमेंट। तो ऑप्शन वही थे जिसमें से आपको 180 डेज़ क्या करना है, चूज़ करना है, लेकिन वहाँ विद इन 180 डेज़ लिखा है, तो आपको कोई चॉइस नहीं, वहाँ विद इन भी लिखा था तो भी आपको वो सेक्शन चूज़ करना पड़ेगा, वो डे चूज़ करना पड़ेगा कि बाकी सारे डेज आपके मैच ही नहीं करते। तो यहाँ कोई विद इन 180 डेज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोविजन अटैचमेंट 180 डेज़ के लिए हो सकता है, विद इन 180 डेज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ड्यू टू लैक ऑफ आपके पास नहीं सही वो नहीं था ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे सी ही चूज़ करना पड़ेगा जिसमें विद इन 180 डेज़ उन्होंने लिख के रखा है। तो आर यू सीइंग एवरी वर्ड हैज़ अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले अटैचमेंट कौन करता है, रिपीट, डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर, या तो खुद डायरेक्टर या किसी को अगर डेलीगेट कर रहा है ये पावर तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। इनके पास क्या होना चाहिए, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। अब रीज़न टू बिलीव में क्या, रीज़न टू बिलीव दैट द पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम। पर्सन के पास क्या है, प्रोसीड ऑफ क्राइम का पोजेशन है, पर्सन इज इन द पोजेशन ऑफ द प्रोसीड ऑफ क्राइम and proceeds are likely to be transferred or deal in a manner। ये प्रोसीड को इस तरह से डील किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा that it will cause frustration to proceeding of confiscation। फिर हम ढंग से कॉन्फिस्केशन नहीं कर पाएंगे, ऐसा ये कुछ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे वो बोल रहा है कि the person is having what is in the possession of proceed of crime and the proceeds of crime are to be dealt or transferred in a manner that will cause frustration to the proceedings of confiscation। अगर ऐसा लगता है डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर एकदम से तब भी नोटिस ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं दे सकता। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रीज़न क्या है, क्यों भैया अटैचमेंट करना है, डायरेक्टर को वो रीज़न लिखना होगा राइटिंग में। एज वेल एक रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड करनी होगी, मजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फॉरवर्ड होगी या फिर कोई और पर्सन जिससे इन्वेस्टिगेशन ऑथोराइज किया है, हु इज़ ऑथोराइज टू डू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंस, वो क्या करेगा, कंप्लेन देगा मैजिस्ट्रेट और कोर्ट को फॉर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। सो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन, डायरेक्टर के पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि पर्सन के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का पोजीशन है और इस तरह से डील करेगा दैट द प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्फिस्केशन क्या होगी, फ्रस्ट्रेट होगी। ये रीज़न उसे इन राइटिंग लिखना होगा। एज वेल एज मैजिस्ट्रेट को इस चीज़ की क्या जाएगी, रिपोर्ट जाएगी, या फिर कंप्लेन करेगा कोई ऐसा पर्सन जिसे ऑथोराइज किया है टू डू द इन्वेस्टिगेशन इन ऑफेंस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। इसके बाद वो बोलते हैं देखो चलो ये रिपोर्ट या फिर ये कंप्लेन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये रिपोर्ट या फिर कंप्लेन की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है, डायरेक्टर के पास रीज़न टू बिलीव है कि इफ़ इमीडिएटली अटैचमेंट नहीं हुआ प्रॉपर्टी का, इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट इमीडिएटली अटैच देन इट विल कॉज फ्रस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे इस एक्ट में कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, हमारे लिए दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसलिए इमीडिएट अटैचमेंट कंपलसरी है, तो फिर ये रिपोर्ट वगैरह के जो आपको कंप्लाइंसेस है वो नहीं करने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं चलो प्रोविजनल अटैचमेंट कर लिया, आपने एक नोटिस दिया प्रोविजनल अटैचमेंट का, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे ही डायरेक्टर प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर देगा उसके बाद 30 डेज़ के अंदर डायरेक्टर को कंपलसरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट देनी है, कंप्लेन देनी है कि किस फैक्ट्स के बेसिस पे वो प्रोविजनल अटैचमेंट करने जा रहा है, किन फैक्ट्स के बेसिस में हमारा ये जो डायरेक्टर है वो क्या करने जा रहा है, प्रोविजनल अटैचमेंट करने जा रहा है। इसका मतलब नोटिस तो आप इशू कर सकते हो, रीज़न टू बिलीव अगर आपके पास है, आपने इन राइटिंग दे दिया, रिपोर्ट दे दी, इन केस नेसेसरी है तो आप नोटिस दे दो। फिर उस नोटिस की वैलिडिटी बिल्कुल है या नहीं है वो विद इन 30 डेज़ में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास डायरेक्टर कंप्लेन करेगा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंप्लेन वो या तो कंफर्म करेगा कि हाँ भाई ये प्रोविजनल अटैचमेंट सही है, तो वो अटैचमेंट कितने दिन का कवर हो जाएगा, 365 डेज़ का हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब वो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अटैच्ड रहेगी, बट नॉट मोर देन 365 डेज़, नॉट मोर देन 365 डेज़ तक वो अब प्रॉपर्टी 180 की जगह 365 डेज़ तक अटैच्ड रहेगी। मैम ये प्रोविजनल अटैचमेंट कब सीज हो सकता है,
या तो देखो तुम्हारा 180 डेज कंप्लीट हो गए तब भी प्रोविजनल अटैचमेंट सीज हो जाएगा, या फिर ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सपोज ऑर्डर कर दे कि नहीं ये प्रोविजनल अटैचमेंट बिल्कुल गलत है, तब भी आपका ये जो ऑर्डर है किसका है, आपका प्रोविजनल ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। तो डायरेक्टर को विद इन 30 डेज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताना होगा। इस पे क्वेश्चन आया है, डायरेक्टर ने क्या किया, प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर सेंड कर दिया है किसको, कंपनी को। डायरेक्टर ने क्या किया, प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर किसको दे दिया, कंपनी को, इस बेसिस पे कि उसे डायरेक्टर को लगता है कि भाई ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है। कंपनी बोल रही है नहीं ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है ही नहीं। अब वैलिडिटी ऑफ दिस ऑर्डर कैसे होगा, आप बताओ कि क्या ये ऑर्डर वैलिड है या नहीं है। तो ये कंपनी डिसाइड नहीं करेगी कि ऑर्डर वैलिड है या नहीं, ये डायरेक्टर डिसाइड नहीं करेगा। विद इन 30 डेज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है ये ऑर्डर और वो उसकी वैलिडिटी डिसाइड करता है। तो दिस वुड बी द आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन गिवन इन योर अगेन बुक। फिर क्वेश्चन हमारा क्या आया था, देखो मैम या तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फाइनल कर देगी और आपने बोला 365 डेज तक फिर क्या हो जाएगा, कॉन्फिस्के वहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी 365 डेज तक, बिल्कुल। तो अब इस पे भी क्वेश्चन है, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं ध्यान से सुनना, कि इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को इन्वेस्टिगेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या किया है, इनिशिएट किया है। प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हुआ और प्रॉपर्टी अब कब तक अटैच रहेगी, 31 जनवरी 2020 तक। 1 फरवरी 2019 को इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हुआ है और प्रॉपर्टी जो है अटैच्ड रहेगी 31 जनवरी 2020 तक। व्हाट इज़ द वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की, तो यहाँ वो बोलते हैं कि इट इज़ विद इन, देखो सबसे पहले आप डेट काउंट करो, मैंने क्या बोला था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या रहेगी प्रॉपर्टी, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्टी अटैच रहेगी बट नॉट मोर देन 365 डेज। तो 1 फरवरी से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन एंड होगा अगेन, अगर एक साल हम काउंट करते 365 डेज, तो नेक्स्ट 1 फरवरी 2020 तक। और यहाँ बोलते हैं अटैचमेंट कब तक रहेगा हमारा, 31 जनवरी 2020। इसका मतलब विद इन 365 डेज आ रहा है, यस विद इन 365 डेज आ रहा है। तो व्हाट डज दिस मीन कि यहाँ का अटैचमेंट क्या है, वैलिड है। दिस अटैचमेंट इज व्हाट, वैलिड। दिस हैज़ बीन अगेन योर क्वेश्चन इन दी बुक। नाउ देन अगेन दे आर आस्किंग वन थिंग कि जब सपोज करो यहाँ प्रोविजनल अटैचमेंट हो गया, प्रॉपर्टी का क्या हो गया, प्रोविजनल अटैचमेंट हो गया। नाउ प्रोविजनल अटैचमेंट तो प्रॉपर्टी का कर लिया, बट मेरे पास क्या था, पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का, आई एम द रेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी। मैंने 1 साल का एग्रीमेंट साइन किया है, मैंने उन्हें 1 ईयर का रेंट पे किया है, आई शुड बी स्टेइंग इन दैट प्रॉपर्टी एटलीस्ट फॉर अ ईयर। आई हैव द एन्जॉयमेंट राइट, मेरे पास क्या है, एन्जॉयमेंट राइट है। तो बताओ क्या एन्जॉयमेंट राइट जस्ट बिकॉज प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच हो जाती है तो ख़त्म हो जाएंगे? तो बोलते हैं नहीं, प्रोविजनल अटैचमेंट अगर प्रॉपर्टी का होता है तो राइट ऑफ एन्जॉयमेंट वही कंटिन्यू रहेगा, राइट ऑफ एन्जॉयमेंट कंटिन्यू रहेगा इवन दो आपका क्या होता है, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी होता है। तो मैम कब ये एन्जॉयमेंट राइट ख़त्म हो जाएंगे? एन्जॉयमेंट राइट कॉन्फिस्केशन के टाइम एंड होते हैं। एन्जॉयमेंट के राइट कॉन्फिस्केशन अगर आपकी प्रॉपर्टी का हो जाता है तब एंड होते हैं, प्रोविजनल अटैचमेंट में एन्जॉयमेंट राइट एंड नहीं होते। अभी भी जो पर्सन इंटरेस्टेड है ही कैन एन्जॉय दी प्रॉपर्टी। अब इस पे भी इस पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सपोज करो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस होता उससे पहले ही इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है किसी पर्सन का, बाय चांस मुझे क्या है ये प्रॉपर्टी अभी क्या है दे दी गई है, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई इस प्रॉपर्टी की बट मैंने एडवांस वगैरह क्या कर दिया आपको दे दिया है, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आ गया, प्रायर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, प्रायर मतलब ऑफेंस से पहले का ही इंटरेस्ट मेरा जनरेट हो गया। तो बोल रहे हैं इंटरेस्ट क्रिएटेड इन प्रॉपर्टी प्रायर टू द मनी लॉन्ड्रिंग इवेंट वेदर इट वुड लीड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब ये पूछ रहा है कि सपोज करो आपका जो इंटरेस्ट है मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के पहले ही आ गया, तो
तो अब एक चीज़ बताओ, क्या आप जब भी प्रॉपर्टी अटैच होगी अभी भी अपना राइट एंजॉय कर पाओगे या फिर नहीं? तो यहाँ वो बोलते हैं सेक्शन 5, इट शैल नॉट प्रिवेंट पर्सन इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी फॉर एन्जॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 कभी भी ये नहीं बोलता है कि आपका प्रॉपर्टी में राइट ख़त्म हो गया है। अटैचमेंट सिर्फ इस वजह से इलीगल नहीं हो सकता, अटैचमेंट कैन नॉट बी इलीगल merely because it is the prior interest, just because ये प्रायर इंटरेस्ट है, जस्ट बिकॉज ये क्या है, प्रायर इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं आप इसको इलीगल करोगे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के पहले का इंटरेस्ट हो वो क्या है, प्रायर इंटरेस्ट का होने का मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल है। तो यहाँ पे स्टिल राइट ऑफ एन्जॉयमेंट क्या होगा, एन्जॉय किया जाएगा। दिस वॉज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन नंबर 5। अब आते हैं हम आगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, अभी ओवरऑल था हमारा सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में हमने बोला डायरेक्टर क्या करेगा, प्रोविजनली अटैच करेगा अगर रीज़न टू बिलीव है कि पर्सन हैविंग द पोजीशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम एंड लाइकली टू ट्रांसफर और डील इट इन अ मैनर दैट विल कॉज फ्रस्ट्रेशन टू द प्रोसीडिंग लाइक कॉन्फिस्केशन। डायरेक्टर को इन राइटिंग रीज़न देना होगा, रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी होगी, किसको रिपोर्ट, या तो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी होगी या फिर कोई पर्सन जिसे इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑथराइज़ किया है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लेन की ज़रूरत नहीं है। इन केस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएटली प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट अटैच इमीडिएटली इट विल कॉज फ्रस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, इट विल कॉज वॉज फ्रस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। नाउ इसके बाद आता है सेक्शन के कितनी देर के लिए आप प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो, 180 डेज़। नाउ सपोज करो प्रोविजनल अटैचमेंट 180 डेज़ का ऑर्डर किया ही था लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। देयर इज़ द स्टे फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, हाई कोर्ट ने क्या किया है, स्टे लगाया है, तो हाई कोर्ट ने अगर स्टे लगाया है तो इस केस में क्या बोल रहे हैं कि ये जो पीरियड ऑफ स्टे बाय द हाई कोर्ट है ये एक्सक्लूड करेंगे 180 डेज से। एंड जैसे ही स्टे एंड होता है, स्टे सपोज 10 दिन के लिए किया, जैसे ही स्टे का पीरियड एंड होगा वहाँ से 30 डेज़ और काउंट करेंगे। तो वॉट एवर इज़ द स्टे पीरियड प्लस 30 डेज, वॉट एवर इज़ द स्टे पीरियड प्लस 30 डेज, और ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वेकेशन ऑफ स्टे। वेकेशन जब हुआ स्टे ऑर्डर का तो वहाँ से 30 डेज और ऐड करेंगे, इतना पीरियड हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम दिस 180 डेज। फिर हमने क्या किया, हमने ये कहा कि प्रोविजनल अटैचमेंट से राइट ऑफ एन्जॉयमेंट अफेक्ट नहीं होता है। मैम कब यहाँ पे एंड होगा ये प्रोविजनल अटैचमेंट का, तो जब 180 डेज एंड होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, या फिर जब सेक्शन 8 का आपका ऑर्डर आएगा, विच एवर इज़ अर्लियर, विच एवर इज़ वॉट अर्लियर। डायरेक्टर चाहे तो किसी को ऑथोराइज कर सकता है किस चीज़ के लिए, अटैचमेंट करने के लिए, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ वॉट, डेप्यूटी डायरेक्टर। उसके बाद 30 डेज़ के अंदर उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या करना होता है, कहानी बतानी होती कि किन फैक्ट्स पे उसने अटैचमेंट किया है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्म कर देगी, अगर कंफर्म कर दिया है तो 365 डेज़ तक क्या हो जाएगा, ये हमारा अटैचमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद स्पेशल कोर्ट में ट्रायल होगा, ट्रायल अगर स्पेशल कोर्ट में होता है वहाँ पे कंफर्म कर दिया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस है, तो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, कॉन्फिस्केट किया जाता है। और जब प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेती है। तो ये पूरी क्या है, प्रोसीडिंग है। अब इसके बाद आते हैं आगे, सेक्शन नंबर 5 हो गया। सेक्शन नंबर 6 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कंपोजिशन कैसा होता है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन रहेगा, 2 मेंबर रहेंगे, जिसमें एक क्या होगा, एक्सपर्टीज़ होगा किस फील्ड में, लॉ, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा। लेफ्ट में क्या होगा, ये एक्सपर्टाइज लॉ, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में एक्सपर्टीज़ होगा। आते हैं सेक्शन नंबर 8, अगेन एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज एडजुडिकेशन रिलेटेड। तो यहाँ बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है आपकी, कौन सी अथॉरिटी आपकी, एडजुडिकेशन का यहाँ पे क्या आ रहा है, सेक्शन नंबर 8 दैट इज रिलेटेड टू एडजुडिकेशन। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि वो शो कॉज नोटिस देगी और शो कॉज नोटिस देख के पूछ सकती है, क्या पूछ सकती है,
अब शो कॉज नोटिस देगी कब? जब खुद उसको लगता है कि कुछ ना कुछ सेक्शन 3 का तो क्या हुआ है, ऑफेंस हुआ है, या फिर क्या हुआ है उसके पास सेक्शन 5 में डायरेक्टर ने कंप्लेन की। जैसे हम जानते हैं 30 डेज में एडजुडिकेशन अथॉरिटी को हमारे डायरेक्टर को बताना होता है कि किस फैक्ट पे वो प्रोविजनल अटैचमेंट कर रहा है। इस शो कॉज नोटिस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपसे एविडेंसेस मांगेगी, प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर की, क्या इन्फॉर्मेशन नेसेसरी, वो सब मांगेगी, और हो सकता है वो प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्म कर देंगे। प्रोविजनल अटैचमेंट अगर कंफर्म हो गया है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपकी प्रॉपर्टी अटैच रहेगी नॉट मोर देन 365 डेज और द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। और उसके बाद स्पेशल कोर्ट फाइनल ऑर्डर देता है किसके लिए? कॉन्फिस्केशन के लिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। अगर ट्रायल किसी रीज़न से कंप्लीट नहीं हो पाता, अगर ट्रायल क्या नहीं हो पाता, किसी रीज़न से कंप्लीट नहीं हो पाता, लाइक डेथ हो गई, अक्यूज्ड की डेथ हो गई, या फिर ट्रायल हैव कमेंस तो हुआ लेकिन किसी रीज़न से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो जो भी डायरेक्टर है या जो पर्सन क्लेम कर रहा है कि क्या है, जो डायरेक्टर है या फिर जो पर्सन क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है टू एंटाइटल टू प्रोसेस पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं क्लेम कर रही हूँ, पोजेशन क्लेम कर रही हूँ, तो इनमें से कोई भी स्पेशल कोर्ट के पास जा सकता है। जैसे ही कंक्लूजन होता है ट्रायल ऑफ ऑफेंस का, अगर वो कोर्ट ने बोला कि हाँ भैया मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, तो वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन के लिए बोलेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेगी? कॉन्फिस्केट कर लेगी। नाउ येट अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 अब आता है, यहाँ पे बोलता है जो भी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी प्रॉपर्टी को क्या करेगा? कॉन्फिस्केट करेगा। तो ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करेगा वो प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। अगर डायरेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या स्पेशल कोर्ट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि ये जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था, इनकम्बरेंस क्रिएट किया गया था, लीज होल्ड इंटरेस्ट या इनकम्बरेंस इस प्रॉपर्टी में क्रिएट किया है जस्ट बिकॉज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ एक्ट। क्यों किया? देखो पता है कि अब कॉन्फिस्केट होने वाली, लोन पे एक काम करती हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी खरीद लेती हूँ, ये तो कॉन्फिस्केट कर लेंगे, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस कॉन्फिस्केट हो जाएगी, मुझे पैसा भी मिल जाएगा, प्रॉपर्टी ठीक है चली जाए, अपना क्या जा रहा है। तो बोल रहे हैं अगर टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट किया है तो सबसे पहले तो ये इनकम्बरेंस और लीज होल्ड प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे? इस ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर करेंगे। और वॉइड तो डिक्लेयर करेंगे, बट ये सेक्शन ऐसा नहीं बोलता है कि तुम्हारी लाइबिलिटी ख़त्म होगी, लाइबिलिटी तो रहेगी तुम्हारी, बस अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये प्रॉपर्टी क्या जाएगी? फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 9। ना इसके बाद हमारा सेक्शन क्या आता है? इसके बाद हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 25, एपिलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। अब ये एपिलेट ट्रिब्यूनल वाला क्या केस है? ये एपिलेट ट्रिब्यूनल का बोलता है सेक्शन कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एक एक्ट याद रखना होगा कि यहाँ पे पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो एपिलेट ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश कर पाए। तो यहाँ उन्होंने स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर, स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर, फिर ब्रैकेट में फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1976 के अंदर एपिलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे स्टेब्लिश किया है पामला के लिए। यहाँ बोलते हैं यहाँ पे अब इस एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास आपका डायरेक्टर, आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी या फिर कोई भी पर्सन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीव्ड है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से आप एग्रीव्ड हो, डायरेक्टर एग्रीव्ड हो, या फिर डायरेक्टर के ऑर्डर से रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीव्ड है। ये कब होगा हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे डायरेक्टर के ऑर्डर से रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, एग्रीव होती है। तो बोलते हैं कि अगर डायरेक्टर है, रिपोर्टिंग एंटिटी एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर है, या फिर पर्सन एग्री बाय द डिसीजन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, तो ये कहाँ जा सकते हैं? ये एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एक्सटेंशन 45 डेज का मिल सकता है, तो ये एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। इसके बाद एपिलेट ट्रिब्यूनल को विद इन 6 मंथ क्या करना होगा? विद इन 6 मंथ जो भी डिसीजन है वो देना होगा।
नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन 38 आता है कि सपोज करो अपीलेट ट्रिब्यूनल के वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में जो भी डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंस के पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस चेयरपर्सन को रेफर किए जाएंगे। चेयरपर्सन आइदर ही विल हिमसेल्फ बी हेयरिंग दोज पॉइंट, और या फिर वो रेफर करेगा उन पॉइंट्स को अदर मेंबर्स को। फिर जो ओल्ड मेंबर्स ने सुना है और न्यू मेंबर्स ने सुना है, इन दोनों के वोटिंग को मैच करके मेजॉरिटी बेसिस पे क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। मेजॉरिटी बेसिस पे क्या लेंगे यहाँ पे, फिर ये लोग डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सपोज करो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से एग्रीव्ड हो गए, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से एग्रीव होकर कहाँ जाओगे आप, तो हम जाएंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब मैम सपोज करो अपीलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से भी एग्रीव्ड हो गए, तो आप अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट जाने का टाइम क्या है मैम, तो हाई कोर्ट जाने का टाइम है आपके पास 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर कम्युनिकेट होना है, रिसिप्ट की डेट से नहीं है, यहाँ पे डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर है, तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। एक्सटेंशन मिलेगा क्या मैम हाई कोर्ट में, यस 60 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा। मैम सपोज करो पर्सन जिसे क्या करना था, हाई कोर्ट के सामने अपील करनी थी, जो एग्रीव था वो पर्सन क्या था, उसे हाई कोर्ट के सामने अपील करनी थी, तो अपील प्रेफरिंग टू हाई कोर्ट, ही वॉज प्रेफरिंग एन अपील टू हाई कोर्ट, उससे पहले ही डाइड, या फिर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, या फिर मैम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ही डाइड, तो क्या होगा, तो पहले ही वो बिफोर द प्रोसीडिंग या ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, बिफोर प्रोसीडिंग और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग सामने वाला बंदा क्या होता है, ही इज़ नो मोर, तो उस केस में भी आप अभी भी अपील प्रेफर कर सकते हो, लेकिन उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू करेगा। कौन कंटिन्यू करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज़ ऑल्सो अ कंसेप्ट दैट वी विल बी डूइंग। फिर बोलते हैं मैम सपोज करो यहाँ पे आपने बोला कोई भी एग्रीव पर्सन हाई कोर्ट के पास जा सकता है, तो सपोज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारी एग्रीव पर्सन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस हाई कोर्ट पे जाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जाएगी, तो बोलते हैं कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीव्ड होगी तो रिस्पोंडेंट जो होगा, रिस्पोंडेंट का हम क्या देखेंगे कि रिस्पोंडेंट का जुरिस्डिक्शन कौन सा है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अप्लाई करेगी। मैम मोर देन वन रिस्पोंडेंट है तो कि जहाँ पे मेजॉरिटी देख लो, या फिर रिसाइड कहाँ करता है सामने वाला, या फिर उसका बिजनेस कहाँ है, तो या फिर पर्सनल गेन, पर्सनली वर्क फॉर द गेन, कहाँ पे वर्क करता है वो, या फिर कहाँ पे उसका बिजनेस है, या फिर कहाँ पे वो रिसाइड करता है, एक से ज़्यादा है, तो इस बेसिस पे भी देखा जा सकता है कि 4 लोग दिल्ली में आ रहे हैं, एक वहाँ जा रहा है, 4 के रेसिडेंशियल स्टेटस, एक का यहाँ पे, एक का काम यहाँ पे है, एक का जुरिस्डिक्शन यहाँ आ रहा है, और एक बेचारा सिर्फ अलग कहीं रह रहा है, तो ऑब्वियसली 3 का जहाँ है तो उस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट जाके क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन, नाउ वी विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चंस एंड पामला का सेकेंड पार्ट, बचे हुए जो सेक्शन है हम सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। होप दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। पामला और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पूरे क्वेश्चन बैंक में दैट आई हैव डिस्कस, एंड आई होप अभी आपको ये समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा कि कैसे 2 घंटे में चैप्टर के क्वेश्चंस एज वेल एज प्रोविजन को आप रिवाइज कर सकते हो। ये तभी होगा जब एक तो क्यूमुलेटिव रिवीजन किया होगा, और इस तरह से मैं एक एडजस्टमेंट शीट बनाती हूँ, वो एडजस्टमेंट शीट आपने बना के रखी होगी, वेदर इन डीटी, वेदर इन आईडीटी, वेदर इन लॉ। तो क्लास में तो हम ये साथ में बनाते हैं, लर्न करते हैं, क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं, पर अगर आप ये ऐसा नहीं करते हो तो ये चालू कर दो, अभी भी कर सकते हो, तो वो जो 1.5 दिन होगा ना वो प्रेशर वाला नहीं होगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, होपिंग इट टू बी यूजफुल।